हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स ऑन कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कब होता है? जब मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ ऐसे एटम होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी लाते हैं, और ये पोलैरिटी का जो इफेक्ट है ये परमानेंट होता है। जबकि अगर मॉलिक्यूल है लेकिन बाहर से कोई रिएजेंट आकर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ला रहा है, तो ये जो इफेक्ट होगा ये टेम्पररी इफेक्ट होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इनको अच्छे से समझेंगे और समझेंगे कि परमानेंट इफेक्ट किस तरीके से लागू होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। This is a permanent effect. Inductive effect is permanent effect. Permanent effect arises whenever electron withdrawing group is attached to carbon chain. For example, ये कार्बन चेन है, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्लोरीन अटैच है। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड में सेम स्ट्रेंथ है। बट जब क्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता अधिक रखता है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये कार्बन नंबर 1 जो नंबर 1 पे अटैच है कार्बन, वो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 से जो है क्लोरीन अपनी और इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं कार्बन नंबर 1 से क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। फुल्ली नेगेटिव नहीं है, ये है पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव को शो करने के लिए ये डेल्टा का साइन है, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा नेगेटिव ये है पार्शियल नेगेटिव का साइन, जिससे कि ये पता चल रहा है कि क्लोरीन जो है ये कार्बन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से कार्बन नंबर 1 पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ पुश होंगे तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कार्बन नंबर 2 अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन नंबर 1 की तरफ पुश करेगा। तो इस वजह से कार्बन नंबर 2 पर डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और डबल डेल्टा पॉजिटिव को सिग्निफाई करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए कार्बन नंबर 3 इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा कार्बन नंबर 2 की तरफ। तो कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ रहे हैं? ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम देख पा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो खुद पार्शियल नेगेटिव हुआ है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस किया है। अगेन कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया है। अगेन कार्बन नंबर 2 ने कार्बन नंबर 3 पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड किया है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ओके, इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप अटैच हो जाता जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो ग्रुप, जैसे कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, अगर सपोज यहाँ कोई मेटेलिक ग्रुप होता तो उस पर अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अगर उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो कार्बन नंबर 1 पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, देन कार्बन नंबर 2 पर डबल डेल्टा नेगेटिव, एंड कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो उससे क्या होता, वो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो नेगेटिव ग्रुप को या नेगेटिविटी को इंड्यूस कर रहा है, तो वो माइनस आई इफेक्ट होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस हो रहा है तो वो प्लस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी 2 टाइप्स के हैं, प्लस आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट।
ओके, तो ये दो तरीके से किस तरीके से है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग जाता है। ओके, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। Displacement of electrons among a saturated carbon chain when an electron withdrawing group is present is called inductive effect, I effect. ओके और ये टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे मोस्ट में आते हैं नाइट्रो, देन साइनो, देन कार्बोक्सिलिक और फिर बाद में हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ अटैच होगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और उसमें कौन कौन से होते हैं, ये है ब्यूटाइल, प्रोपाइल, एथाइल, मिथाइल। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देन टू टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 कोई चेन है और उसके साथ में पूछ लिया जाता है कि सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट कौन से नंबर कार्बन पर होगा। तो सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो कार्बन नंबर 1, 2, 3, थर्ड नंबर पोजीशन पे जो कार्बन है उस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लीस्ट होगा। और फोर्थ नंबर, क्यों नहीं कह रहे हैं कि 4 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 टाइम्स, ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की 3 एटम्स तक की है, ये है ना, कि 3 कार्बन की जो चेन है 3 कार्बन चेन तक होकर ये 4th नंबर तक नहीं पहुंचता है। 4th तक जाते जाते ये वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लीस्ट, सबसे कम जो है कार्बन नंबर 3rd पे होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इंडक्टिव इफेक्ट के लिए किसी न किसी मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना जरूरी है। कोई मॉलिक्यूल में अगर पोलैरिटी नहीं होगी, अगर मॉलिक्यूल में पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं डेवलप होंगे तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होनी जरूरी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कार्बन चेन में अगर अटैच होगा तभी वो एटम, तभी वो मॉलिक्यूल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैकुलेज ड्रीम के बारे में। कैकुलेज ड्रीम के बारे में आपको कुछ पता होगा, जैसे कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। कैकुले ने बहुत कोशिश की कि चेन फॉर्म में C6H6 को अरेंज किया जा सके। C6H6 में कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होनी चाहिए और कार्बन की चारों वैलेंसियाँ फुल होनी चाहिए। तो इस तरीके से किसी मॉलिक्यूल को चेन फॉर्म में बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था और कैकुले बहुत ही चिंतित हो रहे थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। एक रात उन्हें सपना आया, कैकुलेज ड्रीम के बारे में बता रही हूँ कि एक रात उन्हें सपना आया कि एक सांप है, सांप अपने ही पूंछ को अपने मुंह में डाले हुए है और इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सांप अपने ही पूंछ को अपने मुंह में डाल लेगा तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो जल्दी से उठे और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से, रिंग फॉर्म में बनाया। उन्होंने देखा कि जब सांप अपनी पूंछ को मुंह में डाले हुए है तो क्यों ना कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 6 से अटैच कर दिया जाए और इस तरीके से ये रिंग फॉर्मेशन में बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से अटैच है और दूसरा दूसरे कार्बन से। तो इस तरीके से कार्बन की भी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही थी और हाइड्रोजन भी 1-1 बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से कार्बन से अटैच थे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक सही माना गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कई सालों तक इसी स्ट्रक्चर को सही बताया गया। बट कुछ समय बाद कुछ वैज्ञानिकों ने देखा अंडर द बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप में उनको रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि अगर बेंजीन में कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो ये जो है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उनमें भी डिफरेंस आना चाहिए। जैसे कि कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ होती है 154 पिकोमीटर्स। जब कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ होती है 134 पिकोमीटर्स।
उससे थोड़ी कम होती है। ओके, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ 154 थोड़ी अधिक है, और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसकी जो लेंथ है वो 134 पिकोमीटर्स होती है। जबकि अंडर द स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप इसे जब देखा गया तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ, सभी कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आई, और वो कितनी आई, 139 पिकोमीटर्स। 139 पिकोमीटर्स जो कि 154 पिकोमीटर से कम है, बट 134 पिकोमीटर से अधिक है। यानी ये बॉन्ड कैसा हुआ, ये बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड लेंथ से छोटा है लेकिन डबल बॉन्ड लेंथ से बड़ा है। तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सिंगल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, क्योंकि लेंथ सब इक्वल है। तो ये प्रॉब्लम बेंजीन में आ रही थी। ये देखा गया कि बेंजीन के दो फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से, यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में बेंजीन का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें देखिए डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 के बीच में है, 4 5 के बीच में है, और 6 और 1 के बीच में है। जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। अब कौन से फॉर्म को सही समझा जाए? जब देखा गया कि जब एक फॉर्म को, ये है कैनोनिकल फॉर्म्स, इन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स बोला जाता है या रेजोनेटिंग फॉर्म्स बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। जब इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया गया, जब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया गया तो देखा गया कि बेंजीन के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। किस तरीके से, यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। आप नोटिस कीजिए कि बेंजीन के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स के ओवरलैपिंग से हो रहा है। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सभी बॉन्ड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसे बोला गया फाइनली, ये है फाइनल रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे बोला गया फाइनल रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, जबकि फाइनल रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये है जिसमें कि रिंग फॉर्मेशन हुई है। और ये रिंग फॉर्मेशन किस वजह से हुई है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं, और जब इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरीके से, और इस वजह से सभी के सभी बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल शो होती है, जो कि कितनी है, 139 पिकोमीटर्स। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रोमीथेन की। यहाँ है नाइट्रोमीथेन। यहाँ देखा गया कि नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन की लेंथ है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों में है। नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन से, और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जबकि ये दोनों ही लेंथ इक्वल शो होती है। इक्वल शो क्यों होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, कभी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी अकॉर्डिंग जिस तरीके से यहाँ पर जो लेंथ इक्वल आ रही थी, इसी तरीके से नाइट्रोमीथेन में भी जो लेंथ है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक की जो लेंथ है, दोनों ही बॉन्ड्स में इक्वल आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, और इनका जो फाइनल जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसमें इनकी लेंथ इक्वल आती है। ओके, और रेजोनेंस के लिए कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, ये देखिए। सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, एटम का सेंटर पार्ट है न्यूक्लियाई, यानी कोई एटम। यहाँ पर देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कोई भी एटम मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई भी एटम अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। केवल इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कोई भी तरीके का, ये न्यूक्लियाई का मतलब हो गया कि कोई भी एटम हो गया, कि एटम कभी भी मूव नहीं करेगा। रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहें या हम कहें बॉन्ड्स की बात करें, यहाँ पर बॉन्ड में, अच्छा बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन बॉन्ड के नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज नहीं हो रहे हैं।
कि यहाँ पर 4 बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे 5 बॉन्ड्स हो गए, या यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओके, केवल और केवल इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, बॉन्ड्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, द स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनाते हैं एटम्स? जब उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, जब उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, या फिर हम कह सकते हैं या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना हो। हाइड्रोजन कि जब हम बात करें तो उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, बाकी रिमेनिंग जो आइटम्स हैं उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के जो रूल्स में उनको जो बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा एटम, जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और लेस पोलैरिटी ऑफ अपोजिट चार्जेस, लेस पोलैरिटी ऑफ अपोजिट चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस जितने लेस पोलैरिटी होगी उनमें, जितना ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट चार्जेस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्जेस ना होगे, लेस पोलैरिटी होगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए लेस पोलैरिटी, स्ट्रॉन्ग चार्जेस की ज़रूरत नहीं होती, कभी भी रेजोनेंस में स्ट्रॉन्ग चार्जेस की ज़रूरत नहीं होती है। जो चार्जेस होता है वो डिस्पर्स्ड होना चाहिए, ये फैला हुआ होना चाहिए ताकि उसकी जो डिल्यूशन हो सके, और ऐसी कंडीशन में ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यानी लेस पोलैरिटी ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड मोर डिस्पर्स्ड ऑफ चार्ज आर मोर स्टेबल। मोर डिस्पर्स्ड यानी मोर डिस्पर्स्ड यानी फैला हुआ है चार्ज, चार्ज एक की जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वो फैला हुआ है चार्ज। तो ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनते हैं। ओके, तो ये 3 रूल्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से पढ़ा है। आई विश बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।